my dear students, welcome to Pradis Institute of Education. प्राडिस एजुकेशन आप सभी बच्चों की 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। सो टुडे we are going to learn about and we are going to study about the retirement of a partner, and from today's onwards we are going to start a new topic under this topic, that is death of a partner। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ दो टॉपिक हैं। तो रिटायरमेंट के अंदर ही हम डेथ पढ़ेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस आएगा, तब क्या होगा, ठीक है, और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, पीएनएल रेशियो क्या होगा, वो सब कुछ आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 5 एंड दिस विल बी योर पार्ट 8। ऑलराइट, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक ये आपको अभी अवेलेबल है 9,999 में। दिस इज ऑफर प्राइस। ठीक है, इसकी एक्चुअल प्राइस 30,000 है, बट ये अभी आपको 9,999 में मिल जाएगा। एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो है कुछ 30,000, बट ये अभी आपको 9,999 में अवेलेबल है। एंड इफ यू परचेज आर पेड सब्सक्रिप्शन देन वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर, हर तरीके की वीडियो आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी। इसी के साथ आपका सिलेबस, आपके चैप्टर वाइज कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, practice test, worksheet, doubt session, these all are the things that we offer to our paid subscribers. All right, chalo, so let's get started with our today's topic, and today's topic is death of the partner. Okay, अब डेथ और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये चीज समझते हैं। ठीक है, अब बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का हम लास्ट केस पढ़ रहे हैं। सो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने केसेस पढ़े, हमने बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के 4 केसेस पढ़े। ठीक है, पहला केस ये पढ़ा है कि जब पार्टनर्स में, मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म में ना ही कोई पार्टनर एंटर होता है, ना ही कोई पार्टनर बाहर जा रहा होता है, ना ही किसी पार्टनर की डेथ होती है। दैट मीन्स कि पार्टनर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स सेम रहते हैं, लेकिन उनका पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो जाता है, उनका पीएनएल रेशियो चेंज हो जाता है। तो पहला केस तो हमने वो देखा था। ठीक है, दूसरा केस देखा था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है। नेक्स्ट केस देखा था जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा होता है, और फिर नेक्स्ट केस देखा था जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही होती है। ठीक है, तो हमने 4 केस देखे हैं अभी तक, और ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का 4th केस है। अब बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय, वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिला होगा। सारे ही चैप्टर्स में, सारे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में रिवैल्यूएशन बनता है, सारे ही आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में कैपिटल्स जो होती है एडजस्टमेंट होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर ही है सब जगह। ठीक है, तो बेसिकली तो चलो समझ में आया, एडमिशन में एडमिट हो रहा है, जब पीएनएल रेशियो चेंज हो रहा है तो इंटरनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं पार्टनर्स के। ठीक है, दैट इज ऑल करेक्ट। लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस है? रिटायरमेंट में भी पार्टनर जा रहा होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे होते हैं। डेथ में भी पार्टनर जा रहा होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम, और हम इन दोनों टॉपिक को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, होता क्या है कि रिटायरमेंट प्लान्ड होता है। ठीक है, आप रिटायरमेंट जो है प्लानिंग के साथ रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन डेथ प्लानिंग के साथ नहीं होती है ना। डेथ कैसी हो जाती है? एब्रप्टली हो जाती है, विदाउट प्लानिंग, विदाउट नोइंग एनीबडी। ठीक है, इनफैक्ट जिसको डेथ आने वाली होती है उसको भी नहीं पता होता। ठीक है, तो डेथ क्या होती है? अनप्लान्ड होती है। तो अगर आप बेसिकली रिटायरमेंट लेते हैं तो प्लानिंग के तरीके से लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है या अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, तब आप रिटायरमेंट लेते हैं। पर इन्फॉर्म कर देते हैं अपने पार्टनर्स को कि हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेथ कभी भी हो सकती है, मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हो सकती है, स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हो सकती है। ठीक है, 1/4 अकाउंटिंग ईयर की हो सकती है, कभी भी डेथ हो सकती है। तो डेथ के समय हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो देखेंगे। अब जो रिटायरमेंट का केस था, तो रिटायरमेंट में क्या होता था? रिटायरमेंट में तो रिटायरिंग पार्टनर अपनी कैपिटल लेके जाता था, जो भी पेमेंट होता था रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाया करता था। लेकिन डेथ में किसको मिलेगा? डेथ में जो पार्टनर है वो तो रहा नहीं, उसको तो हम देंगे नहीं। तो डेथ के केस में जो पूरा
अमाउंट है जो आपको देना था रिटायर, मतलब जो डिसीज्ड पार्टनर बोलेंगे अब, जो पार्टनर की डेथ हुई है दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड पार्टनर, दैट इज नोन एज डिसीज पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर को आपको जो अमाउंट देना होता था, अब आप वो अमाउंट किसको देंगे, उसके हेयर्स को देंगे। हेयर्स मतलब उसके लीगल जो भी उनके वंशज होंगे या उनको प्रॉपर्टी पे, डिसीज पार्टनर की प्रॉपर्टी पे जो भी क्लेम करेगा उसको अमाउंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर डेथ आप डायरेक्टली पार्टनर से डील नहीं करते, उनके हेयर्स से डील करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। ठीक है, अभी जो अमाउंट कंप्यूट होके किसके अकाउंट में जाएगा, डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर के अकाउंट में जाएगा। और दूसरी चीज है कभी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेथ का केस। अब डेथ के केस में क्या क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। व्हेन अ पार्टनर डाइज हिज और हर हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू एंड द राइट विच द रिटायरिंग पार्टनर हैज। The amount that become due to the heir determined as has been discussed under retirement of a partner. Unlike retirement, which can be planned, death may occur on any day. The heir of the deceased partners are also entitled to share of profit earned from the beginning of the financial year till the date of the death. Similarly, legal heir have to bear loss incurred from the beginning of the financial year till the date of the death. Partnership deed describes the method of determining profit or loss for the period. अब जैसे कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको जितना भी पैसा मिलना चाहिए था टिल द डेट ऑफ द हिज डेथ, वो सारा पैसा किसको मिलता है, उसके लीगल हेयर्स को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ जो डिसीज पार्टनर का लीगल हेयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेकर टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, उस टाइम तक का जो प्रॉफिट होता है वो भी किसको मिलता है, डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर्स को मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ कुछ आपके जो पार्टनर था डिसीज पार्टनर, उसके पास क्या था, कुछ राइट्स थे। ठीक है, कुछ उसके पास लीगल अथॉरिटीज थी, वो सारे राइट्स, वो सारी लीगल अथॉरिटीज किसको ट्रांसफर हो जाती है, उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो भी रिटायरिंग पार्टनर, मतलब वहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को ही मिल रहा था, यहाँ पे डिसीज पार्टनर का अमाउंट उसके लीगल हेयर को मिलेगा। एंड द डिफरेंस इज कि जो रिटायरमेंट था वो प्लान्ड था, तो वहाँ आपको मिड ऑफ द ईयर कभी भी डेथ नहीं होगी, मतलब कभी भी आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे। बट यहाँ पे मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कभी भी डेथ हो सकती है, तो आपको टिल द मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ द डेथ आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा साल भर का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है हमारी सीखने के लिए। चलो देखते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले ये देख लेते हैं कि जो उसके लीगल हेयर्स होंगे डिसीज पार्टनर के, उनको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, उनका किस किस चीज़ पर क्लेम रहेगा। सो द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट इफ द कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर द फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। पहली चीज़ क्या मिलेगी, उसका कैपिटल बैलेंस। ठीक है, जितना भी क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल बैलेंस रहेगा वो सारा बैलेंस अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर हो जाएगा, जो डिसीज पार्टनर है उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद गुडविल। ठीक है, गुडविल जो है वो भी अब अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो उसको गुडविल का अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। उसने डिस्कशन नहीं किया बट उसके लीगल हेयर्स को गुडविल का अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ। जिस दिन उसकी डेथ हुई है और फाइनेंशियल ईयर जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, बीच का जितना भी समय था उस समय का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी मिलेगा। हिज गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, उसका खुद का गेन, रिवैल्यूएशन का जो भी गेन है वो भी मिलेगा इनको। ए शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, और जो भी फॉर्म में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहेंगे, रिजर्व होंगे, वो सारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट भी एज पर द P&L रेशियो ट्रांसफर होगा, तो वो भी डिसीज पार्टनर के हेयर को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी कमीशन मिल जाएगी, एडवांस और लोन, ये सारी चीज़ें डिसीज पार्टनर के लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो डेबिट होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो क्रेडिट होंगी। डेबिट क्या होंगे, डेबिट मतलब वी कैन से दैट के कैपिटल अकाउंट से या उसके मेन जो भी पैसा देना उससे माइनस होगा। ठीक है, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, है ना, प्लस माइनस का रूल तो हम जानते हैं। पहली चीज़ क्या है, अगर कोई लॉस हुआ है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट हो, हर चीज़ पॉजिटिव हो नेगेटिव भी हो सकती है। लॉस होगा तो वो डेबिट होगा डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। अगर रिवैल्यूएशन के समय लॉस भी होता है, ज़रूरी नहीं है रिवैल के समय प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस जो भी है रहेगा वो पार्टनर के लीगल मेल हेयर्स जो है बियर करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर आपका एक्यूमुलेटेड लॉस रखा हुआ है तो वो डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, या तो कोई भी ऐसा लोन है जो उसने पार्टनर
पार्टनरशिप फर्म से लिया हो, ठीक है, डिसीज पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया हो तो वो भी उसकी कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, दैट मीन्स उसका अमाउंट से माइनस हो जाएंगे। ये एक बार आप ध्यान से देख लो, ये फॉर्मेट है, ये डेबिट, ये क्या है, ये आपके डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। क्या क्या है, ये जो साइड है ये किसके लिए है, ये माइनस के लिए है डेबिट, और क्रेडिट किसके लिए है, क्रेडिट आपके प्लस के लिए है। तो क्या क्या प्लस होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस करंट है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो लोन अगर पार्टनर ने दिया होगा फर्म को, ठीक है। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रोकते हैं, ठीक है। रिवैल अगर प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर, जनरल रिजर्व रखा हुआ है बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, अगेन एक ही बार लिखाएगा, डबल डबल लिखा हुआ है। फिर सैलरी कमीशन, डेबिट में क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है, लोन अगर पार्टनर ने लिया होगा फर्म से तो रिवेल में लॉस हुआ होगा तो एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, अगर ये परचेज गुडविल का केस है, परचेज गुडविल रखी होगी पहले से तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, डेबिट होती है, हमको बहुत अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा, अदरवाइज और कुछ यूज़ नहीं होगा। पार्टनर का जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है इसी में बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें उसके एग्जीक्यूटर्स या उसके हेयर्स को अमाउंट ट्रांसफर करना है ना, वो तो चला गया, डिसीज पार्टनर की तो डेथ हो गई, वो तो चला गया। अब उसका जो भी पैसा बचा हुआ था वो उसके एग्जीक्यूटर्स को चला जाएगा या उसके हेयर, मेल हेयर्स को, या तो उसके लीगल हेयर को चला जाएगा। तो आप 2 तरीके से डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। वही 2 केस है, या तो आप लमसम में पेमेंट कर दीजिए, एक बार में खत्म कर दीजिए, 1,20,000 रुपए पेमेंट करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि हो सकता है कि आपको जो भी अपने कैलकुलेटेड अमाउंट हो 1,20,000 आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन आपके पास उतना बैलेंस नहीं है अभी आपके अकाउंट में अवेलेबल, या तो आपने मतलब फर्स्ट केस है कि आपके पास अवेलेबल है तो आप लमसम में एक साथ उसको पेमेंट करके काम खत्म कर दो। दूसरा केस है कि आपने उसके एग्जीक्यूटर से डील कर लिया कि भाई देखो मैं तुमको है ना 4 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूंगा, इकट्ठा इंस्टॉलमेंट में इकट्ठा पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि जो है हर 6 महीने में या हर वॉट एवर इज द इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हमने देख ही लिया रिटायरमेंट के समय भी जो रिटायरिंग पार्टनर को हम अमाउंट पे ऑफ करते हैं वो भी आप लमसम में भी कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। तो लाइक वाइज यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर को भी आप क्या कर सकते हो, या तो आप लमसम में एक शॉट में पेमेंट कर दो पूरा, या तो आप उसको टुकड़े टुकड़ों में लाइक मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। तो दोनों केस देखेंगे, ठीक है। पहला केस तो ये देखेंगे कि जब पेमेंट आप एग्जीक्यूटर को लमसम में करते हैं, मतलब एक साथ एक शॉट में पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आपके अकाउंटिंग एंट्री जाएगी या क्या जनरल एंट्री जाएगी, दिस विल बी द जनरल एंट्री। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट माइनस हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, क्या है ये, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये बेटा लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है, डेबिट मतलब प्लस, ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है आपका, ठीक है। आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया करते थे, है ना, याद है अभी रिटायरमेंट जब पढ़ा था तो रिटायरमेंट में जो भी रिटायरिंग पार्टनर को आपको अमाउंट देना है, ठीक है, वो आप क्या करते थे, वो आप किस में बनाया करते थे, वो आप बनाते थे पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना। जो भी उसका बैलेंस होता था उसका बैलेंस कैरी डाउन ना करके आप क्या करते थे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, देन इट बिकम द लाइबिलिटी फॉर यू। लेकिन आपका यहाँ पे पार्टनर तो रहा नहीं तो आप उसका लोन अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन आप उसके एग्जीक्यूटर का, उसके हेयर्स का, उसके जो वंशज है या उसकी प्रॉपर्टी पे जो क्लेम कर सकते हैं उनका आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो डिसीज पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है उनका अकाउंट बनेगा और उसमें अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आप लमसम करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। देखो इससे पहले ट्रीटमेंट क्या जाएगा, ठीक है, इससे पहले जो ट्रीटमेंट जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर आया होगा, टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और फिर ये पेमेंट की एंट्री चली जाएगी, है ना, ये जाएगी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पहले जो उसका डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो आप क्या करोगे, पहले आप उसको क्लोज करोगे,
ठीक है, डेबिट कर दोगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, अमाउंट का ट्रांसफर हो गया, उसके डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एग्जीक्यूटर को जब आप लमसम पेमेंट करेंगे तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, चलो ये हो गया पहला केस। और जब आप मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, जरूरी नहीं है लमसम पेमेंट करें, ठीक है, डिसीज पार्टनर को हो सकता है हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना हो, इतना अमाउंट फर्म के पास नहीं हो, तो इट कैन बी पॉसिबल कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर से डीलिंग कर लें कि भाई हम तुमको इतने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे, इतने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके हम तुम्हारा जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही शॉट में पेमेंट होगा। ठीक है, तो जब पेमेंट एग्जीक्यूटर को किस में दिया जाता है, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में गिवन होता है, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है, देन व्हाट विल बी द केस? In this case, the executors of the deceased partner are entitled to interest at the rate 6% unless agreed otherwise. The executor can opt to take share instead of interest. The share of profit is determined by dividing the profit in the ratio of deceased partner's capital to the total capital employed. नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में जब आप पेमेंट करोगे तो ऑफकोर्स जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या बन जाएगी, आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब लाइबिलिटी पे हो सकता है लोन चार्ज, मतलब लोन जो भी, मतलब एक तरीके से लोन ही ट्रीट करेंगे, हो सकता है उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज हो या नहीं हो। अगर एग्रीड है तो उस रेट से होगा, एग्रीड नहीं है तो किस रेट से चार्ज होगा? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, ये पार्टनर्स लोन बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, डिसीज पार्टनर्स लोन। अब इसके अलावा ये भी है कि जो आपका प्रॉफिट का पार्ट रहेगा वो भी पार्टनर, वो भी जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसको भी वो मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, अब यहाँ पे आपको लाइन वाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री देख लो। जब इंटरेस्ट ड्यू हो तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस नेचर का है, ठीक है, इसलिए डेबिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट लाइबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर देंगे तो डिसीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। अकाउंटिंग एंट्रीज तो काफ़ी इजी है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड ऑन 28 February 2019. ठीक है, his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed year of profit before death. Profit for the year ended 31st March 2016, 17 and 18 were 80,000, 90,000 and 1 lakh respectively. Calculate Joshi's share of profit till the date of his death and pass necessary journal entry for the same when there is no change in the profit sharing ratio of the remaining partner, and then when there is a change in the profit sharing ratio of the remaining partner, new ratio being 3:2. अब ये क्वेश्चन को समझो। 3 पार्टनर्स हैं, राम मनोहर और जोशी। ठीक है, बढ़िया बिजनेस कर रहे थे और अपना P&L रेशियो शेयर कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, 28 फरवरी की बात है। 28 फरवरी 2019 को जो थर्ड पार्टनर था जोशी, ठीक है, जोशी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जब जोशी की डेथ हुई तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जोशी का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है फ्रॉम द प्रॉफिट शेयरिंग फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो इस फॉर एग्जांपल इसकी डेथ हुई 28 फरवरी 2019, तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, 2018 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2019 को ख़त्म होने वाला होगा, लेकिन उससे पहले ही एक महीने पहले 11 महीने में ही 28 फेब को 2019 को डेथ हो गई जोशी की। तो ये 11 महीनों में जो भी जोशी का प्रॉफिट पार्ट था, ठीक है, 11 महीने तक तो जोशी आपके फर्म का पार्टनर रहा ही था, तो उस 11 महीने के लिए जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो आपको इसको देना होगा, इसके एग्जीक्यूटर को देना होगा। तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि जोशी को लास्ट फाइनेंशियल ईयर या लास्ट अकाउंटिंग ईयर को, मतलब लास्ट अकाउंटिंग ईयर का कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ठीक है, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। और अब आपको प्रॉफिट, जैसे कि अब ये चीज़ समझो, ठीक है, कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड अभी भी रनिंग है, अभी भी 1 महीना बाकी है। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। दैट मीन्स कि आपके पास साल भर का प्रॉफिट तो है ही नहीं। साल मतलब प्रॉफिट कब निकलता है, एट द एंड ऑफ द ईयर निकलता है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमको जो साल भर का नेट प्रॉफिट है वो मिल जाए। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने से पहले ही 1 महीने पहले ही पार्टनर की डेथ हो गई।
तो हमारे हाथों में नेट प्रॉफिट तो है नहीं है, और हम एक महीने पहले जस्ट बिकॉज पार्टनर की डेथ हो गई तो हम एक महीने पहले अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी नहीं बना सकते। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, वो तो आपके कब बनते हैं, ईयर एंड में ही बनते हैं, मतलब 31 मार्च को ही प्रिपेयर होते हैं, 31 मार्च से पहले आप करोगे नहीं। अब क्या किया जाए, प्रॉफिट हमको देना है जोशी को, ठीक है, एक महीने पहले देना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको कुछ बेसलाइन लेना पड़ता है, ठीक है। आपका साल भर का प्रॉफिट कितना है आपको नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो अकाउंटिंग ईयर भी जो है कंप्लीट नहीं हुआ, और आपके पास एक्चुअली जो डेटा है प्रॉफिट का वो भी नहीं है। तो ऑन व्हाट बेसिस यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। अब आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ बेस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। अभी जैसे आपको इस गिवन कंडीशन में आपको पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं ना, कि जो पिछले सालों से, मतलब पिछले 3-4 साल पहले जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने, वही कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट परसेंटेज से इस ईयर भी करेगी, ठीक है। तो हम पिछले 2-3 साल का एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और उसका पीएनएल रेशियो जो है, इसका मतलब जो भी आपके जोशी का पीएनएल रेशियो था, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके उसका प्रॉफिट का पार्ट उसको दे देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 केसेस में कैलकुलेशन करना है जोशी को प्रॉफिट शेयरिंग। पहला केस तो ये है कि जब कोई भी पीएनएल रेशियो में चेंज नहीं है, ठीक है, मतलब पीएनएल रेशियो कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट केस है कि जब पीएनएल रेशियो बदल जाएगा, फ्यूचर पार्टनर्स जो है राम और मनोहर अपना पीएनएल रेशियो 3:2 कर लेंगे, दैट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो लेट्स फ्रेम द सोल्यूशन, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले वी विल गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको कुछ बेसिक तो चाहिए ना, मतलब आपको कुछ बेस तो चाहिए, ठीक है। तो बेस के लिए हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है आपको एवरेज प्रॉफिट में, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एपी इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो क्या होगा टोटल, 1,90,000 प्लस 80,000, तो 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, सो 90,000। 90,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। तो दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल है एवरेज प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट आपका 90,000 है, जोशीज शेयर, ठीक है। जोशी का जो शेयर है वो कितना होगा, तो जोशी का जो आपका शेयर है वो उसके पीएनएल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जोशी का पीएनएल रेशियो तो दिया नहीं है, तो अगर रेशियो नहीं गिवन होता तो व्हाट वी एज्यूम कि ये लोग 1:1:1 में शेयर कर रहे हैं, तो 1/3 ऑफ 90,000 मल्टीप्लाई बाय 11/12। क्यों, क्योंकि ये 28 फरवरी को इसकी डेथ हुई थी, तो हम यहाँ पे मार्च का नहीं देंगे, सिर्फ 11 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, 130,000, ठीक है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 12, 27,500। 27,500 जोशी को मिलेगा। तो पहला केस में जो है जोशी को कितना, मतलब जोशी को कितना मिलना चाहिए अकाउंट में, 27,500। पहला केस क्या है, पहला केस है कि पार्टनर्स जो हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वो अपना पीएनएल रेशियो चेंज नहीं करेंगे। इन दैट केस जनरल एंट्री क्या जाएगी, इन दैट केस जनरल एंट्री विल बी, देखो नॉर्मली अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते तो हम क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरली हमारी एंट्री बनती है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। नेट प्रॉफिट जब आप ट्रांसफर करते हो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली तो ये जनरल एंट्री बनती है। अब आप ये जनरल एंट्री नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई, ये जनरल एंट्री इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो आप 28 फरवरी को बना ही नहीं रहे हो। क्यों, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपके 31 मार्च को ही बनेंगे, और यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये 28 फरवरी को चल रहा है, तो इस डेट पर आपका पीएनएल अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, या पीएल अप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा। अब ना ही आप पीएनएल अकाउंट बना सकते हो, ना ही पीएल अप्रोप्रिएशन बना सकते हो। तो क्या किया जाए, आपको जो पार्टनर के डिसीज, मतलब पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर, उसको अमाउंट तो ट्रांसफर करना है, तो वो तो होगा ही टू जोशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जोशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा 27,500, ठीक है।
लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा आपका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जोशी का एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपकी क्या जाएगी, जर्नल एंट्री जाएगी। ये क्या है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो बेटा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आपका क्या है, टेम्पररी नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का अकाउंट है, टेम्पररी नेचर का अकाउंट है। ये इसका जो बैलेंस है ये आप फाइनल जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उससे जाके ट्रांसफर होके ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये टेम्पररी नेचर का और आपको इसको ओपन करना होगा इसका ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस सेकंड वाला जो है, जब पीएनएल रेशियो में चेंज है, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो राम और मनोहर का है वो चेंज होगा 3:2, तब क्या आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 1:1:1, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू है 3:2, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड। राम का न्यू रेशियो कितना है, 3/5 माइनस 1/3। मनोहर 2/5 माइनस 1/3। 5 3s are 15, 3 3s are 9, 4/15। 5 3s are 15, 3 2s are 6 minus 1, 1/15। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आ जाएगा कुछ 4:1, ठीक है। मतलब सॉरी, गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 गेनिंग रेशियो। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या जाएगी, यहाँ पे राम और मनोहर दोनों ही गेन कर रहे हैं तो दोनों के ही कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। मनोहर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों ही डेबिट होंगे। क्रेडिट क्या होगा, जोशी's एग्जीक्यूटर अकाउंट। जोशी का एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट है, 27,500। 27,500 जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय 5,500 22,000, ये आपकी नेक्स्ट जनरल एंट्री जाएगी। दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर्स को जो है अपने कैपिटल अकाउंट से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है उसके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ, जो भी टिल द डेट ऑफ द डेट जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर हो गया। गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर्स है जिनका पीएनएल रेशियो है 3:2:1। बी की डेथ हो जाती किस डेट को, 30 जून 2019 को। प्रॉफिट जो 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक का एस्टिमेट किया गया है 90,000, ठीक है। और सी ने डिसाइड किया है फ्यूचर प्रॉफिट 3:2 पर शेयर करने का, विच इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई से ही नेक्स्ट डे से इन लोगों ने अपना पीएनएल रेशियो चेंज कर लिया है। नाउ वी नीड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल अभी जो किया बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले आप यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालोगे, ठीक है। क्या निकालना है, सबसे पहले हमको गेनिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालने में जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और जो जाने वाला पार्टनर है बी, डिसीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या चला जाएगा, जितना भी इसका पीएनएल रेशियो होगा, ठीक है। चलो एक बार और कैलकुलेशन में इसकी बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इधर क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो का सबसे पहले देखो तो ओल्ड रेशियो क्या है तीनों पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है, ए और सी का न्यू रेशियो क्या है, ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो है 3:2। बी की डेथ हो रही है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ए का गेनिंग रेशियो, ए का न्यू रेशियो कितना है 3/5, ओल्ड कितना था 3/6। सी का कितना है 2/5 माइनस 1/6, 5 6 are 30, 18 माइनस 15,
3/30, 12 minus 5, 3:7 is the gaining ratio. ठीक है, अब ये जो गेनिंग रेशियो है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 90,000. ये देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 90,000 प्रॉफिट गिवन है एस्टिमेटेड. ठीक है, और जो डिसीज पार्टनर है उसका P&L रेशियो कितना है? 2/6. और मंथ का ध्यान रखना, मंथ हम हमेशा भूल जाते हैं. ठीक है, अब उसकी जो डेथ प्रॉफिट है 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया है, तो 1 अप्रैल. ओके, प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 तो 30 जून, मतलब डेट के अकॉर्डिंग ही, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का प्रॉफिट ही एस्टिमेट किया हुआ है. तो हमको यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाना टाइमिंग, मतलब मंथ्स को लेके. ठीक है, इसको प्रॉपर हम सॉल्व कर लेंगे. 2, 30, 1, 15, 30,000 प्रॉफिट जाएगा भाई. ठीक है, बी को कितना प्रॉफिट जाएगा? 30,000. तो जनरल एंट्री क्या होगी? ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बीस कैपिटल अकाउंट. 30,000. Like this you need to do. ठीक है, जब पार्टनर्स गेन कर रहे होते हैं तब इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री जाएगी. ठीक है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज होगा तब गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं जाएगा. ठीक है, ये डिफरेंस है. ठीक है, ये डेथ और रिटायरमेंट में डिफरेंस है. रिटायरमेंट में ये चीज़ नहीं होती. रिटायरमेंट में गुडविल का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट होता है, यहाँ पे नहीं होता. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम गुडविल का इसमें कुछ नहीं होता. होता है ना, तो वही पढ़ेंगे हम आगे. ठीक है, चलो गुडविल का देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का ही क्वेश्चन है. हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल का क्या ट्रीटमेंट जाएगा अगर गुडविल गिवन है तो. ठीक है, गुडविल गिवन नहीं थी तो हमने वो ट्रीटमेंट किया. गुडविल गिवन है तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, उतना समझो, कंफ्यूज मत हो गुडविल से. गुडविल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, गुडविल हम पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ भी समझ में आएगी कि गुडविल का भी क्या ट्रीटमेंट रहेगा. ठीक है, चलो, तो जब डिसीज पार्टनर व्हेन डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट से होगा तो वही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, व्हेन डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट. जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर गेनिंग रेशियो में जो है ट्रांसफर हो जाएगा. कुछ भी नया नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो PRS आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इज द रेशियो 4:3:1. It is provided in the partnership deed. On the death of any partner, deceased partner's share of goodwill will be valued at half of the profit credited to its account during the previous 4 years completed. R died on 1st April 2020. The firm's profit and loss for the last 4 years ended 31st March 2017, 18, 19 and loss 2020. Determine the amount that should be credited to R as his share of goodwill. Pass necessary general entries for adjustment of goodwill if the profit sharing ratio between P and S in future will be 3:2. When goodwill account is opened and when goodwill account is not opened. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, PRS, तीनों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 रख रहे हैं. ठीक है, और आपकी पार्टनरशिप डीड में ये बात कही थी कि किसी भी पार्टनर की डेथ पर जो भी डिसीज पार्टनर रहेगा उसकी जो गुडविल रहेगी, क्या लिखा हुआ है, डिसीज पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर की डेथ होती है. ठीक है, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो भी डिसीज पार्टनर होगा उसका गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी, एट द
half of profit credited to his account during the previous 4 completed years. That means पिछले 4 सालों का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका टोटल करके, उसका आधा करके वो गुडविल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि गुडविल यहाँ पे निकाली नहीं जाती है बीच में, अकाउंटिंग ईयर में ये सारे ट्रीटमेंट नहीं किए जाते, तो डेथ में थोड़े से केसेस अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। गुडविल का क्या यहाँ पे केस दिया हुआ है, पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यू, जो भी पार्टनर की गुडविल की वैल्यू रहेगी वो कैसे वैल्यू की जाएगी, पिछले साल 4 सालों के प्रॉफिट को टोटल करके उसका आधा कर लेना, ठीक है। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब जितना भी उसके कैपिटल अकाउंट में हमने पिछले 4 सालों में क्रेडिट किया है उसका आधा, ठीक है। तो प्रॉफिट दिए हुए पिछले साल 4 सालों के, अब हमको गुडविल का अमाउंट डिटरमाइन करना है कि कितना आर को मिलना चाहिए, जनरल एंट्री पास करनी है 2 केसेस में। पहला केस ये है कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है, दूसरा केस गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, एंड हियर द न्यू P&L रेशियो इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। तो न्यू दिया है, ओल्ड दिया है, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो 4:3:1, न्यू रेशियो कितना है 3:2। डेथ किसकी हो रही है, आर डाइड, सेकेंड पार्टनर, this partner is dying. Gaining ratio new minus old. P का न्यू कितना है 3/5, -40, 16 - 5, 8 2 16, दिस इज द गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो 4:11 इज द गेनिंग रेशियो। चलो अब सबसे पहले कितना अमाउंट उसको देना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम इसका प्रॉफिट का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 तक प्रॉफिट है, देन 2,60,000 माइनस 20,000, लॉस कितना है 20,000 माइनस करेंगे, तो लॉस 20,000 है तो 2,40,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, टोटल प्रॉफिट आपका आ गया 2,40,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2,40,000। अब ये टोटल प्रॉफिट है, अब टोटल प्रॉफिट का भी आपको क्या गिवन है कि जो भी पिछले 4 सालों में जो भी आपके रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर दैट इज बी के अकाउंट में गया है उसका हाफ गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी। ये तो टोटल हो गया, तो बी का जो शेयर है वो कितना है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000, 130, 3 3 90, ये 90,000 है। पिछले 4 सालों में जो बी है उसके अकाउंट में 90,000 ऐसा प्रॉफिट गया है। नाउ गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 90,000, 90,000 का भी हमको हाफ करना है, that is 45,000 is the value of goodwill that we need to transfer in the account of B.
कितनी है 45,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग सब। अब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, गुडविल अकाउंट ओपन करना है, कोई बात नहीं, पहले गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट एंट्री जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी तो रिटायरिंग है, सी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाना चाहिए, बी के कैपिटल अकाउंट में बेटा आपका जाएगा 45,000। ठीक है, 45,000 को गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर लो, कितना है 4:11। दिस इज द फर्स्ट जनरल एंट्री। ठीक है, जब आपको गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं करना है, एंड इन नेक्स्ट केस व्हेन यू वांट टू ओपन द गुडविल्स अकाउंट, ठीक है, गुडविल का अकाउंट ओपन करना होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो भाई टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हेन यू वांट टू ओपन द गुडविल अकाउंट तो क्या होगा, तीनों में गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी। अब जनरल एंट्री तो बना लेंगे, द प्रॉब्लम इज कि हमको फर्म्स गुडविल कहाँ से मिलेगी, क्योंकि इस केस में तो आपने क्या किया है, ये जो गुडविल है ये तो स्पेसिफिकली बी की गुडविल है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है विल बी वैल्यूड एट द हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर। मतलब कि किसका शेयर है, डिसीज पार्टनर का शेयर है। ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर तो हमको पता है, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल। ठीक है, ये तो डिसीज पार्टनर की गुडविल है, तो डिसीज पार्टनर की जो हमने गुडविल कैलकुलेट की थी वो उसके पीएनएल रेशियो के अकॉर्डिंग की थी। ठीक है, 45,000 जो गुडविल थी वो किस लिए थी, अच्छा चलो यहां से देखो, 45,000 जो गुडविल थी वो किसके लिए थी, 3:8 के लिए थी। ठीक है, 3/8 के लिए थी। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ। ठीक है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 8/3 कर दूं तो मुझे फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। ये एडजस्टमेंट वाले केस में हम किया करते थे, याद आ रहा है। $1,20,000 फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 1,20,000। इसको अगर आप सॉल्व तो ठीक है, तो 1,20,000 फर्म की गुडविल है। अब आप इसको इनके पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या था इनका पीएनएल रेशियो, पीएनएल रेशियो था इनका 4:3:1। गुडविल अकाउंट ओपन हो गया। अब एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। ठीक है, अब क्या है, बेसिकली जो डिसीज पार्टनर है वो कौन है, बी है। तो बी के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और ए और सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। द नेक्स्ट एंट्री विल बी, गुडविल अकाउंट यहाँ पे हमने बना तो लिया है, बट गुडविल अकाउंट को हमको क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। तो गुडविल अकाउंट जो है आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, एस कैपिटल अकाउंट टू
सीज कैपिटल अकाउंट। कितना ओपन किया था आपने गुडविल का? 1,20,000 से किया था, और इसको ये लोग राइट ऑफ कर देंगे इनके P&L रेशियो से, दैट इज 3:2। 3:2 में हमको इसको डिवाइड करना है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 48,000। ठीक है, इस तरीके से व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन एंड व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट ओपन। देखो, गुडविल अकाउंट ओपन करोगे तो क्या होगा? गुडविल अकाउंट ओपन कर लिया, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आपका जो गुडविल अकाउंट है वो क्या करना होता है? आपको राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना है? पहले आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, ड्यूरिंग डेथ और ड्यूरिंग डेथ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, इसके बाद इसको राइट ऑफ करेंगे और जो नया पार्टनर मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो उसको अपने न्यू P&L रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन बनेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट भी होगा। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो PQ आ रहे हैं और हमने ABC यूज किया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में ही चेंज कर देती हूँ, ABC। ठीक है, और ये हमारे किसका रिटायरमेंट हो रहा है यहाँ पे? R, मतलब दैट इज B, C और A। ठीक है, चलो, सो नाउ वी आर डन फॉर द डे। आज हमने गुडविल वाला टॉपिक देख लिया है, गुडविल के दोनों केसेस देख लिए कि गुडविल का अकाउंट ओपन होगा, गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं होगा। छोटे छोटे से कंसेप्ट है, बार बार रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट को इंक्लूड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए। So an important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well. You can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. You can download our e-learning app from Google Play Store, iOS Store, and this is the contact number. You can contact on this number anytime. Thank you.